अगर जानोत को पानी चाहिए तो बहुत सिंपल सा है। जैसे नरेंद्र मोदी को जो सपोर्ट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? मीडिया से, कॉर्पोरेट हाउसेज से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े जो एप्स्टीन फाइल वाले दरिंदों से। तो टोटल कंट्रोल एक एजेंडा है। उस एजेंडे को जो पूरा करने का काम कौन कर रहा है? आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, डीसी, थानेदार, यानी सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे लोग ही इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो गांव में सरकारी डिपार्टमेंट की जितनी स्कीम आ रही है, फोकट का बंद कर दो, उनके दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट सरेंडर कर दो और सरकारी कर्मचारियों को गांव से मतलब भगा दो और बैन कर दो। जिस दिन हमारे लोगों ने ये करना चालू कर दिया, उनके एजेंडा बंद हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से प्रेशर आएगा, खुद ही सरकार गिरा देंगे। परंतु वो भरोसा था तो वो नकली नोट असली के बराबर चल गया। इसी तरह से ये लोग केवल भरोसे के दम पर नकली नोट चला रहे हैं और उसके बदले में सामान ले रहे हैं। जिस दिन पता चल गया इस नोट के बदले में बैंकों ने कुछ भी देना बंद कर दिया और ये नोट कुछ है ही नहीं है और ये डिजिट कुछ है ही नहीं है, उस दिन लोग असली धन मांगना चालू कर देंगे। हमारे भारत के कल्चर में कुछ इस तरह का प्रोविजन रहा है कि मान लीजिए आपने सेम गलती करी है तो ये देखा जाएगा आप कौन सी पोस्ट पर, आप कितने पढ़े लिखे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी। आपको अगर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और आपने तब ऐसा कोई काम कर दिया है कि किसकी सुरक्षा की हानि हुई है, तो आपकी सजा बाकी सबसे ज्यादा होगी। वही बैंक वाले को बोल दो ये जनता सरकार मोर्चा वालों का घर है, वहां कोई घुसता नहीं। ऊपर हेड ऑफिस में बैंक वालों की वैसे हवा टाइट हुई पड़ी है। वित्त मंत्रालय वालों को जवाब नहीं आ रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से जाकर के बोलो, आप जाकर के बोलो कि देवेंद्र बला रहा है, बोला ओ भाई मेरे को उसकी बात का जवाब नहीं देना, फंस जाता है। पानी को भी व्यापार में लेकर आना, पाइपलाइन शहर को देना, सुविधा सारी शहर को देना, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा पलायन शहर में हो जाए और लोग जो अगली पीढ़ी है वो अपने आप को कमजोर मानने लग जाए। तो गांव असल में भारत का मालिक है, गांव का आदमी ही मालिक है, ग्राम सभा ही मालिक है। इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको गांव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। भारत को मजबूत करने के लिए इसमें दो चीजें आया करती थी, दूध बेच दिया, पूत बेच दिया, जमीन बेच दी, माँ बेच दी। ये दो शब्द हमने इसलिए लिए थे, पूरे समाज में एक संदेश चला जाए कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों की खरीदारी ना चालू करे, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। तो जब करोड़ों रुपया खर्च करके कोई डॉक्टर बनेगा या अस्पताल खोलेगा तो उसका सर्वाइवल आपकी बीमारी और आपकी बर्बादी में ही संभव है। और उनको मालूम था कि गांव जब तक इकट्ठा रहेगा इनके ऊपर राज करना संभव नहीं है। तो गांव को अलग अलग मुद्दों पे पहले तोड़ दो, उसके बाद हर चीज के अंदर व्यापार घुसा दो और उनको आपस में एक दूसरे से मतलब ना पड़े, बल्कि बाहर से ही सारी मदद मिल जाए। तो इस तरह से हर गांव का शहरीकरण करना उन्होंने चालू किया। तो जो गांव था, जो भारत था, वो उजड़ना चालू हुआ। और सीखे हुए आदमी को तुम कॉमन सेंस का तो जवाब दे दो कम से कम कि भाई टिकरी बॉर्डर से 100 मीटर आगे लाशें कैसे पड़ी हैं और इधर एक भी आदमी क्यों नहीं मर रहा है। मुझे बताओ, सिंगू बॉर्डर से उधर आदमी मर रहे हैं और इधर क्यों नहीं मर रहे हैं। ये कॉमन सेंस कौन बताएगा? धूप बोले वो तो धूप में रहते हैं किसान। तो गधो तुम भी बताओ ना कि खेत में काम करो और तुम उससे तुम्हारी इम्यूनिटी मजबूत होगी। और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है जी? ग्राम पंचायत को ग्राम सभा चुनती है, अगर एक लाइन में तो कोई पूछे तो। ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति है गांव का, वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो या ना हो, ठीक है, उसकी वोट बन रही हो या ना बन रही हो, वो ऑटोमेटिक ग्राम सभा है। यानी कि ग्राम पंचायत तो अब आई है, संविधान बनने के बाद, कानून बनने के बाद, 73rd अमेंडमेंट के बाद, फिर उसका नोटिफिकेशन आने के बाद तो ग्राम पंचायत पंचायती राज के अंडर में आई है। लेकिन ग्राम सभा तो संविधान बनने से पहले मौजूद थी। अच्छा। यानी 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति ग्राम सभा का ऑटोमेटिक मेंबर है, चाहे उसकी वोट बन रही हो चाहे ना बन रही हो। मतलब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जिसका जन्म गांव में हुआ है वो ग्राम सभा का मेंबर है। यस, जो उस गांव का है, सिंपल सी बात, जो उस गांव का है वो उस गांव की ग्राम सभा का मेंबर है। तो मतलब या किस डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो कि वो उस गांव का व्यक्ति है, या फिर जब भी अपन ग्राम सभा की जरूरत पड़े है या किसी कलेक्टर को अपन आदेश देना ग्राम सभा का, तो उस आदेश को देने का क्या माध्यम रहा है? देखो, जो गुरु है, जो यानी गांव है, गांव ही गुरु है बेसिकली। सबसे मुख्य जो हमारा माध्यम है भारत का, वो जबान है, क्योंकि कुदरत के नियम से चलता है भारत। और कुदरत में जो सबसे पावरफुल चीज है वो साउंड है, ध्वनि है। तो हम जो जबान दे देंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए का जो रीत है, कि जो हम वचन दे देंगे वही सत्य है जो हम बोल देंगे। इसी चीज को अंग्रेजों ने पकड़ा, इसी चीज को समझा कि ये लोग जब तक जबान की वैल्यू इतनी रखेंगे तब तक इस देश को लूटना संभव नहीं है। तो इनको लिखित आदेश में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लिखित का क्या खेल है
कि लिखित में सिद्धांत रूप नहीं चल सकता। लिखित में आपको कुछ ना कुछ इलैबोरेट करना पड़ेगा, कोई डेफिनेशन देनी पड़ेगी, कुछ बताना पड़ेगा कि आप इंस्टीट्यूशन किसको कह रहे हो, आप न्यायालय किसको बोलते हो, आप पंचायत किसको कहते हो, पंचायत मेंबर किसको कहते हो, ग्राम सभा किसको कहते हो। वो लिखित में देंगे तो लिखित में लूप होल निकालने आसान होते हैं। और मौखिक में जब हम सिद्धांत रूप में चलते हैं, जैसे गांव में मौखिक रूप में न्याय प्रणाली पे बात कर लेते हैं पंचायती राज में, या पंचायत मतलब सिस्टम में, कि 5 जो लोग होंगे गांव के चुने हुए, अलग अलग बिरादरी, अलग अलग तबके से, वो 5 लोग पंच परमेश्वर का रोल अदा करेंगे और अब वो कुदरत के नियम के हिसाब से न्याय करेंगे। कुदरत क्या कहती है, कुदरती नियम क्या कहता है, उसी पे फोकस उनका रहेगा। बाय चांस किसी की बात इधर उधर हो जाए तो सबसे बड़ा जो रेफरेंस लिया जाएगा वो कुदरती नियम का लिया जाएगा, प्राकृतिक सिद्धांत का। परंतु कोर्ट में जब कोई निर्णय लेना होता है तो जज जो मतलब रेफरेंस लेगा वो संविधान का ले लेगा, कानून की किताब का ले लेगा, पुराने किसी आदेश का ले लेगा। तो वहां गड़बड़ होने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन पंचायत के सिस्टम में गड़बड़ होने के कम है। जैसे ही फैसला इधर होने लगेगा कि भाई ये एक व्यक्ति का शोषण कर रहा है ये वाला फैसला, और उस पर जब बात होएगी तो वहां एकदम समझ में आ जाएगा सबको कि हाँ यार प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, तो इसलिए अब हम इस पे नहीं देंगे, उसका दूसरा तरीका निकालेंगे। हमारे भारत के कल्चर में कुछ इस तरह का प्रोविजन रहा है कि मान लीजिए आपने सेम गलती करी है, तो ये देखा जाएगा आप कौन सी पोस्ट पर थे, आप कितने पढ़े लिखे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी। यानी आपको अगर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और आपने तब ऐसा कोई काम कर दिया है कि किसकी सुरक्षा की हानि हुई है, तो आपकी सजा बाकी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, यदि आप पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से, आप गुरु हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं और बहुत अज्ञानता भरा कोई क्राइम कर देते हैं, तो आपकी सजा उनसे ज्यादा होगी। ये हमारे यहाँ पर, और अब कानून तो ये नहीं कहेगा, कानून तो कहेगा सब बराबर है, पढ़ा लिखा अनपढ़ नेता या वो, जबकि जिसके हाथ में मान लो लिखित में हमने हिसाब किताब का फैसला दे दिया, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर कोई घपला होगा पैसे का, तो उसको सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो इसी काम पे बैठे थे। इस तरह तो फिर राम रहीम को भी जेल से बाहर आना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को मतलब उसके ऊपर आरोप भी सिद्ध हुए हैं, वो सजा काट रहा है, फिर 17-18 बार पैरोल पे वो बाहर आ चुका है, तो फिर तो इस तरीके से मतलब उसको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए। फिर तो जो धर्म के नाम पर कोई दुकान चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं और तब वो अधर्म का कोई काम करते हैं या कोई भी शब्द ऐसा बोलते हैं, तो उनको ज्यादा सजा मिलनी ही चाहिए। ये है हमारा तो प्राकृतिक न्याय। मान के चलो एक गांव, मतलब मेरे गांव में प्रशासन ने अपनी मनमानी से अतिक्रमण हटाने का फैसला ले लिया, ठीक है, और हमने उसमें ग्राम सभा का लेटर जो है वो लिख के ने कलेक्टर को देना है, या फिर जो अधिकारी गांव में आ रहे हैं उनको पारित करवाना कि भाई यहाँ पर ग्राम सभा की चलेगी, आप अपने ये यंत्र लेके वापस लौट जाओ, ठीक है। तो उसमें ग्राम सभा का क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा गांव वालों को? बहुत से लोगों के ना दिमाग में एक डाउट है कि जैसे कोई भी अपने आप को क्रांतिकारी समझने वाला व्यक्ति ग्राम सभा का लेटर हेड बनाएगा और डीसी को दे आएगा कुछ लोगों के सिग्नेचर करवा के। ये रास्ता बिल्कुल गलत है। ये ग्राम सभा नहीं है, ये तो वैसी ठेकेदारी है जैसे कोई संगठन बना के अपना काम कर लेता है। ग्राम सभा का मतलब ये हो गया कि 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति उस फैसले में शामिल होना चाहिए। यानी आप घर घर जाकर उन लोगों को इनवाइट करोगे, आप उनको पूरा बताओगे, वहां पर पूरी मीटिंग में चर्चा चलेगी, उस चर्चा के बाद फैसला होगा और गांव के 70% लोग या उससे अधिक लोग, 2/3 से ज्यादा, मतलब 66 होता है तो हम 70 इसलिए रेफरेंस में बोल लेते हैं, यानी कि 70% से ज्यादा लोग, मान लो आए ही 70% लोग, तो सबके साइन होने चाहिए। लेकिन आगे 100 के 100 यानी 18 से ऊपर का हर एक व्यक्ति आ गया तो उनमें से 70 के हो जाओ। मतलब गांव में 1000 लोग यदि 18 साल से ऊपर की आबादी है तो आपको 700 लोगों के सिग्नेचर तो वहां चाहिए ही चाहिए। 700 लोग भी ऐसे जो उस मसले को समझते हो, ये नहीं
कि वहां से फोन आएगा, हाँ जी राम बतेरी बोल रही है, हाँ जी अच्छा तो आपने ये साइन किया हुआ है अतिक्रमण हटाने वाले इस कागज पे ग्राम सभा वाले पे, अग जी कौन से पे, यो था, अजी हमने नहीं बेरा, वो तो आशीष आया था जिस साइन करा के ले गया था, गुंठा लगा के ले गया था, मतलब उसने बेरा भी नहीं, उसका गुंठा लाग जाए वो नहीं चलेगा, वो वहां शामिल होनी चाहिए, वो उस निर्णय के अंदर अपनी राय दे कि बताइए घर टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, वो कह रही नहीं टूटना चाहिए तो लिख फिर नहीं टूटना चाहिए, और जब कोई पूछेगा तो तुझे बताना पड़ेगा। ऐसा करके जब गांव की आबादी का 70% आदमी जो भी बात कह देगा वो सारे नियमों से सारे कानूनों से ऊपर मानी जाएगी, क्योंकि मतलब गांव एक बिरादरी की तो है नहीं, तो एक बिरादरी 70% नहीं हो सकती गांव में, एक न्याय एक आदमी के काम का कोई 70% नहीं होता, तो 70% पे सहमत तभी गांव होगा जब पूरे गांव की भलाई होगी उसके अंदर, तो पूरे गांव की भलाई से कोई भी सिस्टम कैसे मना कर देगा। तो फिर इतनी तो एकता अगर गांव वाइज वैसे हो जाए तो फिर तो वैसे ही नहीं कुछ कर पाएंगे। तो ये जो ग्राम सभा की मीटिंग करके फर्जी साइन करवा के और इतना जो घपला हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, भ्रष्टाचार जो पंचायतों का हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां रोज की रोज नई बन रही हैं, जो नए नए संगठनों के नाम पर जितना घपला हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि वो गांव को जुड़ने नहीं देना चाहते। और जो आपने कहा कि 70% लोगों की अगर इतनी एकता हो जाए फिर तो कौन रोक देगा, तो यही इसीलिए तो ग्राम सभा सबसे बड़ी है कि वो गांव को जोड़ने का काम करती है, और पॉलिटिकल पार्टियां गांव को तोड़ने का काम करती है। जो ग्राम पंचायत है यानी सरपंच है और जो मेंबरान है वो गांव को तोड़ने का काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ती हैं, मुद्दे इस तरह के उठाते हैं वो जिसमें समाज टूटता हो, और ग्राम सभा वो मुद्दे उठाते हैं जो गांव के काम के हो, तो जिसमें सबके बच्चों की भलाई की बात हो, सबके रोजगार की बात हो, सब यानी जो चीज सबके लिए सही है वो बात, और उसमें 70% लोग आ जाएंगे जिस दिन गांव इकट्ठा हो जाएगा सबकी तो पावर। जो ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की जो मीटिंग बुलाई जाए वो फर्जीवाड़ा है, वो फर्जीवाड़ा है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग बुला ही नहीं सकती। ग्राम सभा की मीटिंग अपने आप गांव का कोई भी व्यक्ति बुला सकता है, पहली बात तो, मतलब इसमें ग्राम पंचायत भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि नहीं बुला सकती, यानी वो भी बुला सकते हैं, पर इसमें ग्राम सभा की मीटिंग आप भी बुला सकते हो, ग्राम सभा की मीटिंग कोई भी बुला सकता है, और जिस दिन मीटिंग बुलाई जाएगी ग्राम सभा का अध्यक्ष, उस दिन की सभा का अध्यक्ष उसी दिन चुना जाएगा, और वो सरपंच नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि वो सरपंच हो, वो कोई भी हो सकता है, गांव का बुजुर्ग, महिला, सबसे जवान बच्चा, सबसे कोई भी उस दिन जिस पे सारा गांव सहमत है वो अध्यक्ष बन जाएगा, और फिर वो बातें रखी जाएंगी, उससे पूछ पूछ के अपनी राय रखेंगे सब, और उसके बाद फाइनल निर्णय होगा, और फिर उसकी अध्यक्षता में एक चिट्ठी लिखी जाएगी कि ग्राम सभा की आज मीटिंग हुई, इसमें इसने अध्यक्षता की, इसमें ये मुद्दे उठे, और इन मुद्दों पे जो आम सहमति बनी वो ये थी, और इनमें जो फाइनल निर्णय लिया गया वो ये था, और इसमें इतने लोगों के सिग्नेचर हैं, ये सिग्नेचर साथ में संलग्न है। तो मतलब 70% गांव की सहमति हो या फिर 70% लोग जो है इकट्ठा होकर ना गांव की मीटिंग करें, वो ग्राम सभा की मीटिंग है। गांव की मीटिंग तो 70 से ऊपर होगी तो ही ग्राम सभा की मीटिंग मानी जाएगी। 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग अगर गांव की मीटिंग करते हैं, अगर 1000 लोगों का गांव है और उसमें 500 लोग अगर मीटिंग करते हैं तो भी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं मानी जाएगी वो। अच्छा, मतलब उसको सक्सेसफुल मीटिंग नहीं मानेंगे। ग्राम सभा का मतलब गांव, वो गांव नहीं है ना, वो 500 लोग हैं। 70% लोगों को गांव माना जा सकता है। 30% में कोई खेत में गया था, कोई बीमार था, कोई शहर गया था, किसी को ड्यूटी पे जाना था, कोई और काम करने थे, किसी की जिम्मेदारी और रही, भाई तू डंगरों का काम देख लियो जब तक हम ये संभाल के आए। तो ऐसा करके 30% लोगों को इसलिए दिया गया है कि पता उनको भी है, शामिल वो भी है, लेकिन वो इसमें नहीं आ पाए, या बाय चांस वो आशीष ने मीटिंग बुलाई थी और वो आशीष कहता है कि इसने बुला रखी है तो मैं नहीं जाऊंगा, इस टाइप के लोग होंगे तो बात अलग है। अदरवाइज बाकी मीटिंग तो किसी व्यक्ति की बुलाई हुई मीटिंग मानी जिस जाएगी। तरह चन्नत गांव में जो धरना चल रहा है जी, उसमें ग्राम सभा क्या रोल अदा कर सकती है अपना? ग्राम सभा का सारा रोल है। देखो, जो सिस्टम है उसको जब तक ये पता नहीं होगा ना कि भाई मैं आश्रित हूं इन लोगों के ऊपर। मैं उस दिन देख रहा था, अपने नारनौंद के विधायक था जस्सी पेटवाड ने वहां पर एक बात बोली थी कि शहर के लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, और मैं अपने भाषण में वो बताना भी भूल गया कि वो क्यों दी जा रही है। मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता था। दरअसल क्या है, भारत की जो असली परंपरा है वो ग्राम सभा और ग्राम है, गांव की परंपरा है, और व्यवहार आधारित है, बाजार आधारित नहीं है। और बिजली का बिल तो बोला गांव वाले भी देते हैं, पानी का बिल तो गांव वाले भी देते हैं। पानी का बिल देने की आदत अगर गांव वालों को पड़ गई तो ये समझ लेना कि आप अगली पीढ़ियों को ये बता रहे हो कि पानी मोल का मिलना चाहिए।
इतने दिनों से जो पानी की बोतल्स खरीद के बच्चों से पैसे देते हैं ना, जब पानी की बोतल खरीद ला, तो जब पानी की बोतल खरीदला वाला बात आती है, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे लगेगा कि ये पानी तो बचपन से ही मैं खरीद रहा हूं, तो पानी तो मोल ही होता है। आपके जो दादाजी हैं या हमारे जो पुरखे हैं, उनको पता है कि कुदरत ने जो चीज आपको फ्री में दी है उसकी कोई भी आदमी कीमत नहीं ले सकता। हमको आधा पता है, यानी वो भी पता है और ये भी पता है कि मोल मिल रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो तो पैदा होते ही पानी को मोल देख रहे हैं। तो आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियों को जब पानी देना होगा 30 साल बाद इनको, तो हमारी जो अगली पूरी की पूरी जनरेशन है वो इस बात को मान चुकी होगी कि पानी तो इन्हीं का है, जमीन तो इन्हीं की है, सड़क तो इन्हीं की है, टोल तो देना ही पड़ेगा, और ये तालाब तो इन्हीं के हैं, मंदिर तो इन्हीं के हैं, स्कूल तो इन्हीं के हैं, अस्पताल तो इन्हीं के हैं। सर जब वो आजकल मान लेते हैं, जैसे लोग आजकल जमीन को मान रहे हैं, हाँ, अगर जमीन मोल बिकती है या फिर जमीन का कोई मोल होता, कीमत होती, लेकिन पहले का जो है सुनते आ रहे हैं, मतलब बुजुर्गों तो हम भी सुना कि पहले रकबा इसी तरह खाली पड़ा रहा करता, और जो जितनी जितनी जिसकी कैपेसिटी होती वो इतनी मेहनत करके ना अपनी बिजाई कर, बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग थे जरूरत के हिसाब से तो जमीन की कीमत थी, कीमत हो भी नहीं सकती। इसमें दो चीजें आया करती थी, दूध बेच दिया, पूत बेच दिया, जमीन बेच दी, माँ बेच दी। ये दो शब्द हमने इसलिए लिए थे कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं, और पानी का तो मोल पॉसिबल है ही नहीं है, तो ये इसलिए लिया गया था ताकि पूरे समाज में एक संदेश चला जाए कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों की खरीदारी ना चालू करे, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है, जमीन बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जमीन बनाने वाला कोई संगठन, कोई सरकार नहीं है, तो इसकी रजिस्ट्री करने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए, इसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होना चाहिए। और इससे संबंधित जो बाजार को बढ़ावा देना है, तो हर चीज को बाजारू बनाना अंग्रेजों का पर्पस था, व्यापार करने के लिए ही आए थे, और हर चीज के अंदर व्यापार को उन्होंने घुसा दिया। जो शिक्षा हमारे यहाँ केवल और केवल समाज का विषय हुआ करता था और पूरा समाज मिलकर सभी बच्चों के लिए काम किया करता था, उसको उन्होंने कुछ लोगों के घरानों तक सीमित करके रख दिया। स्वास्थ्य इसी तरह से कुछ लोगों के घरानों तक सीमित कर दिया, राजनीति कुछ घरानों तक सीमित कर दी, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कब्जा कुछ लोगों पर वो कर दिया, तो बाकी जनता जो है वो एक भिखारी के तौर पे प्रेजेंट कर दी, और हर चीज का मोल रखने वाले, हर चीज का अधिकार रखने वाले लोग, घरानों को उन्होंने ताकत दे दी। तो अब वो जो घराने हैं वो आपस में एक नेक्सस बना के, आपस में एक गेम खेल के कि हम लोग सारे इकट्ठे हैं, वो उन लोगों को बताते हैं कि तुमको कितना कोयला मिल सकेगा, तुमको कितना पानी मिलेगा, तुमको कितना अनाज मिलेगा, तुमको कितना तुम क्या कहां जा सकते हो, तुम कहां नहीं जा सकते हो, किसका राशन कार्ड बनेगा, किसका पीला कार्ड बनेगा, किसका आयुष्मान बनेगा, किसको खाते में जाएगा, किसके नहीं जाएगा, कौन अपनी खेत बीज पाएगा, कौन नहीं बीज पाएगा, कौन ट्यूबवेल लगा पाएगा, किसको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, कौन फसल बेच पाएगा, कौन नहीं बेच पाएगा, ये सारा का सारा काम वो लोग तय करने लग गए, और बाकी लोगों ने सोचा कि शायद पावर इन्हीं के हाथ में है। तो ये गेम इसीलिए खेला था अंग्रेजों ने, और उनको मालूम था कि गांव जब तक इकट्ठा रहेगा इनके ऊपर राज करना संभव नहीं है, तो गांव को अलग अलग मुद्दों पे पहले तोड़ दो, उसके बाद हर चीज के अंदर व्यापार घुसा दो, लोग अपना दूध भी बेचने लग जाएं, लोग अपना मेहनत भी बेचने लग जाएं, लोग सहायता में एक साथ रहे ही नहीं, और उनको आपस में एक दूसरे से मतलब ना पड़े, बल्कि बाहर से ही सारी मदद मिल जाए। अनाज नहीं है गरीब के पास तो बाहर से आ जाए, जबकि वो अनाज कहां से जाता है, उसी किसान से। यानी किसान यहां उगा रहा है, पहले वो मंडी में जाएगा, मंडी से गोदाम में जाएगा, गोदाम से ठेकेदार उसको ठेका लेगा, फिर वो कोटे वाले के पास भेजेगा, और उसी गांव में वापस आएगा, वो अनाज घूम के आएगा। तो ये जो माइंडसेट लोगों का तैयार किया, बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग के तहत, बहुत ही साइकोलॉजिकल गेम खेल करके, लोगों को जानकारी का अभाव रख करके, लोगों की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके लोगों तक पहुंचने वाली, वो इस तरह से उन्होंने खेल को खेला, और किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि असली जो देश है, असली जो भारत है, वो गांव में बसता है। तो गांव को उन्होंने शहर बनाने के सोच लिया। अब लोगों को पता चला कि नहीं भैया, शहर में तो कुछ नहीं है, गांव में ही है जो कुछ है। तो जब लोगों ने गांव से शहर में पलायन करना मतलब शुरू नहीं किया, तो उन्होंने मतलब सारे काम, चाहे आपके बच्चे की पढ़ाई है, चाहे मेडिकल है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे गाड़ियां मिलने का है, चाहे शोरूम है, चाहे उनके रिपेयरिंग सेंटर है, टेस्ट सेंटर है, वो सारे के सारे शहर में कर दिए। तो हर आदमी को हर रोज शहर में जाना पड़े, आना पड़े, इनका प्रोसेस चालू कर दिया।
तो लोग, कुछ लोग थे जो परेशान हो गए कि ये बंदा भी शहर दिल्ली जा रहा है पढ़ने के लिए, ये जा रहा है, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, मेरी दुकान भी शहर में ही है, इसका काम भी शहर में ही है, 2-3 भाइयों का काम शहर में है, तो रोज सुबह निकलो शाम को आओ, इससे बढ़िया शहर में ही मकान ले लो। और इस तरह से लोगों ने शहर में शिफ्ट होना शुरू किया, कुछ ने किराए पर, कुछ ने अपना खरीद करके। और इस तरह से पलायन जब चालू हुआ तो गेम प्लान ये रहा। अच्छा, उन लोगों ने देखो शुरू शुरू में तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया था कि वोट अपनी गांव में ही रखी थी, मतलब अपनी जड़ों को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और गांव का आदमी टैक्स दे रहा है सबसे ज्यादा शहर को। बाद में जब देखा कि ये पलायन और ज्यादा मजबूत करना है, तो शहर की जमीनों की कीमत बढ़ा के दिखा देना, गांव की जमीन को वैसे ही रख देना, गांव में सस्ती कर देना। फिर दूसरा थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा ट्रायल किया उन्होंने कि एक रिंग रोड बना देते हैं या बाईपास बना देते हैं, और बाईपास के आसपास की जमीन को महंगा दिखाना। कुछ लोग दिल्ली से आकर के खरीदेंगे, इतनी महंगी बिक गई, तो आसपास की जमीन और महंगी हो जाना। तो लोगों को लगा कि बहुत पैसा आ रहा है, नगर निगम में आ गई है, अब ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा बन गई है, अब शहर में आ गई है, अब यहाँ प्लॉट कटेंगे, अब यहाँ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। ऐसा सोच करके लोगों ने वो पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया इस तरह से। और वो जो गांव था, जो पहले गांव की बाउंड्री थी, जो का खेत थे, वो सारे के सारे गांव में काउंट होते थे। अब जैसे ही वहां से कोई रिंग रोड जाना चालू हो गया, उसके आसपास का एरिया कॉरपोरेशन में आना है शहर में। तो इस तरह से हर गांव का शहरीकरण करना उन्होंने चालू किया। तो जो गांव था, जो भारत था, वो उजड़ना चालू हुआ। शहर भारत का हिस्सा कभी नहीं रहे। शहर थे केवल गलत काम करने के लिए। शहर में फिल्म देखना है, शहर में जाओ, रंडीबाजी करनी है, शहर में जाओ, जुआ खेलना है, शहर में जाओ, आपको और सामान बेचना है, जो फालतू एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो धकाना है, तो शहर में धकाया हो। ये काम के लिए शहर होते थे। गांव में कभी कोई गलत काम नहीं होता था। गांव के लोग मिलकर के अपनी व्यवस्था बनाया करते थे। और अभी भी आज के टाइम पर भी अगर देखोगे, सबसे कम गलत काम गांव में होते हैं और सबसे ज्यादा गलत काम शहर में होते हैं। चोरी, डकैती, लड़की छेड़ना, लूटपाट मचाना, पिस्तौल दिखाना, ये सारे काम सबसे ज्यादा आज भी शहर में हो रहे हैं। तो शहर असल में अंग्रेजों के बनाए हुए अड्डे थे, ब्रॉथल्स जहां हुआ करते थे, और गांव लोगों के लिए भारत के लोगों की जगह थी। तो भारत के लोग शहर जाना पसंद भी नहीं करते थे। मुझे भी वो टाइम याद है जब मैं छोटा होता था, तो गांव का कोई बंदा, अगर मैं पढ़ने के लिए असंध भी जाता था, तो मुझे किसी ने वहां सिनेमा हॉल में अगर गांव के किसी बंदे को देख लिया, तो बंदा मुझे बोलता होता था, गांव में किसी को बताना मत कि मैं फिल्म देखने आया हुआ था। फिल्म देखने वाले को ही इस तरह का समझते होते थे। और वो आज पता चलता है हम लोगों को कि मुसलमानों ने सिनेमा को क्यों बैन किया था, और हमारे पुरखे सिनेमा देखना क्यों बैन करते थे। क्यों आजकल मोबाइल बैन करना कितना जबरदस्त जरूरत बन गया है माँ बाप की। तो उसको इसलिए अब समझते हैं कि असल में ये ब्रेन वॉश का और माइंड प्रोग्रामिंग का एजेंडा है, जिसको हमारे लोगों ने बैन किया था। और वो बैन करके फिर दोबारा एंटर कर गए, और वो शहर के जरिए आए, और शहर सड़कों के जरिए आए, और वो टैक्सीज के जरिए आए। तो जो पानी का जो मसला चानोत का जो आप बता रहे थे कि पानी को भी व्यापार में लेकर आना, पाइपलाइन शहर को देना, सुविधा सारी शहर को देना, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा पलायन शहर में हो जाए, और लोग, जो अगली पीढ़ी है, वो अपने आप को कमजोर मानने लग जाए। मैंने अपनी स्पीच में जब चानोत में गया तो पूछा था, वहां स्पीच से पहले गांव के लोगों से पूछ करके फिर मैंने स्पीच में बताया भी था कि उस गांव की जो हिस्ट्री है वो 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। यदि वहां कुछ नहीं मिलेगा तो लोग पलायन कर जाएंगे। तो जहां वो जाएंगे वहां उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, वहां गर्व करने लायक कुछ नहीं है, और वहां वो कभी नहीं बता पाएंगे कि मालिक हम हैं। तो गांव असल में भारत का मालिक है, गांव का आदमी ही मालिक है, ग्राम सभा ही मालिक है। इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको गांव को मजबूत करना बहुत जरूरी है, भारत को मजबूत करने के लिए। और इसीलिए शहरों की असलियत को समाज के सामने लाना जरूरी है। और जो तंत्र में बैठे लोग हैं, विधानसभा, लोकसभा या संसदीय क्षेत्र में, उन सबका काम यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब शहरीकरण करने पे लगे हुए हैं। गांव को भी प्लॉट काटने चालू कर दिए हैं और सारा बर्बादी की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिसको मैं कहता होता हूं, हमेशा बताता हूं कि अपने गांव को उजड़ने से बचाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। और पानी यदि आपको चाहिए, और अगर चानोत को पानी चाहिए, तो बहुत सिंपल सा है कि सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी को जो सपोर्ट मिल रही है, वो कहां से मिल रही है? मीडिया से, कॉर्पोरेट हाउसेस से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े जो एप्स्टीन फाइल वाले दरिंदों से। उन दरिंदों का एजेंडा है टोटल कंट्रोल।
पानी के ऊपर टोटल कंट्रोल, भोजन के ऊपर टोटल कंट्रोल, बिजली के ऊपर टोटल, एनर्जी जितनी भी है, गैस के ऊपर टोटल कंट्रोल, पेट्रोल डीजल के ऊपर टोटल कंट्रोल, लोगों के आवे जावे पर टोटल कंट्रोल, जमीनों पर कंट्रोल, पैसे की ट्रांजैक्शन सीबीडीसी जैसे आ रहा है उस पर टोटल कंट्रोल। तो टोटल कंट्रोल एक एजेंडा है। उस एजेंडे को जो पूरा करने का काम कौन कर रहा है? आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, डीसी, थानेदार, एसएचओ, मुंशी, गांव की वो, यानी सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे लोग ही इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो गांव में सरकारी डिपार्टमेंट की जितनी स्कीम आ रही है वो आपको फ्री का राशन दे रहे हैं। राशन की कीमत कितनी है? 5 किलो राशन कितने रुपए का? 100 रुपए का। 125 रुपए के ऊपर आपके जमीर को गिरवी उन्होंने रख लिया, ठीक है, आपके मर्जी के, आपके ऊपर तलवार चला के रखे हुए। अभी एक मंत्री ने बोला था कि ज्यादा बोलोगे ना तो जो फ्री का फोकट का राशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। 100 रुपए बंद होंगे महीने में। कितना रुपया? 3 रुपया डेली का। 3 रुपए डेली के लिए तुम अपना जमीर गिरवी रख दोगे उनको? तुम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते हो तो बच्चों के पैदा होने पर पैसा लेना नहीं दे सकते हो। तुम अपने बुजुर्गों को नहीं पाल सकते, तुम उनकी पेंशन नहीं छोड़ सकते। तुम अपनी महिलाओं को नहीं पाल सकते, तुम उनका पैसा नहीं छोड़ सकते। तुम अपने बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं खिला सकते, मिड डे मील नहीं छोड़ सकते। अगर गांव अपना मान ले कि हम सारे मिलकर अपनी व्यवस्था बना लेंगे और तुम्हारा फ्री का फोकट का कुछ भी हमको स्वीकार नहीं है, फोकट का बंद कर दो, उनके दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट सरेंडर कर दो और सरकारी कर्मचारियों को गांव से मतलब भगा दो और बैन कर दो कि यहां टीचर लगाने हैं हम अपने लगा लेंगे भैया, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो भी लगाना है हम अपना लगा लेंगे, जो हम कर लेंगे इसके लिए। जिस दिन हमारे लोगों ने ये करना चालू कर दिया उनके एजेंडा बंद हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से प्रेशर आएगा, खुद ही सरकार गिरा देंगे। फिर नया कोई नेता, नया कोई देवता पैदा किया जाएगा। टीवी के जैसे अभी सोशल मीडिया पे क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कर दी रातों रात में। ये तो देखो, जब हमारी वीडियोस डिलीट करने का अधिकार सोशल मीडिया के पास है, वो कभी भी डिलीट कर देते हैं। कंटेंट में सिर्फ एक शब्द बोल दो तो सारी वीडियो डिलीट हो जाती है। तो किसी कोई एक हैशटैग चल पड़े उसको चलाना, ये भी तो उन्हीं का काम है। तो लोगों की एनर्जी को इतनी जल्दी हाइप दे देना, ये भी वहीं से चलता है। तो ऐसे ही किसी की वीडियोस को हाइप दे देंगे, सारे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा और इसके बारे में सच्चाई दिखाना चालू कर देंगे, इसको अपने आप लात मारना चालू कर देंगे और नया देवता खड़ा हो जाएगा और फिर नई सरकार बन जाएगी और लोग फिर कहेंगे अब इसको करने दो 5 साल। तो चुपचाप वो धीरे धीरे नीचे ही नीचे फिर अपना एजेंडा चला देंगे। जब वो एक एक हैशटैग को या फिर एक शब्द को डिटेक्ट करके न रोक देवा है, ब्लॉक कर देवा है, तो फिर मतलब किस तरह इस एजेंडे को वो चलने देंगे जो आप जिक्र कर रहे हो, या फिर जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हो वो इसको कैसे एस्टैब्लिश? हम जो बात कर रहे हैं, हम बेशक सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया के सहारे क्रांति करने की बात नहीं करते हैं। हमने हमेशा बात करी है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर जिले से 100 लोग आ रहे हैं मिनिमम। जब वहां 100 लोग आएंगे तो वो अपने गांव में उन लोगों को इनवाइट करेंगे जो अपने अपने गांव में इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और जब वो करेंगे तो 1 to 1 बात होगी। हम उनको बताएंगे कि तुम्हारे साथ षड्यंत्र क्या है, तुम्हारे बच्चों के साथ षड्यंत्र क्या है, शिक्षा में क्या गलत है और कैसे ठीक करना है, हेल्थ में क्या ठीक। अब जैसे मास्टर जी हैं, सरकारी मास्टर को सैलरी के अलावा कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट मास्टर को अपने धंधे के अलावा और जो स्कूल का हेड कह देता है उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला माँ बाप अपने बच्चों के लिए सिरदर्दी खुद ले लेगा, ट्यूशन खुद करा देगा, कोचिंग खुद करा देगा, उनको मालूम है, इसलिए वो उनकी सिरदर्दी नहीं लेते हैं। और प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला माँ बाप के पास दिहाड़ी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी में उलझा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं उसका बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, या फिर उसे समझ भी नहीं है। तो सरकारी मास्टर इसलिए फ्री है। तो सरकारी मास्टर और प्राइवेट मास्टर कोई आपके बच्चे के लिए नहीं सोच रहा, ना कोई शिक्षा मंत्री आपके बच्चे के लिए सोच रहा, ना कोई डायरेक्टर सोच रहा, ना कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठा कोई क्लर्क सोच रहा। तो इसका मतलब है कि सरकारी डिपार्टमेंट ने जितना भी एजुकेशन का स्ट्रक्चर बनाया है सारा का सारा फेलियर है। अभी हाइप चल रही है नीट का एग्जाम, बोला हम दोबारा कराएंगे, वायुसेना की मदद ली जाएगी, इतना नौटंकी के हद लेवल पे जाके और वो सब कुछ हो रहा है। इसी तरह से न्याय व्यवस्था में आ जाओ, पुलिस की पावर है शिकायतों में, लड़ाई झगड़े में, वकील का धंधा चलता है, लड़ाई झगड़े की वजह से परिवार टूटेंगे, गांव टूटेगा, लड़ाइयां होंगी तो परिवार पुलिस उसका चलेगा। जज की तनख्वाह भी इसी से चलती है कि परिवार टूटे और समाज टूटे, अपराध ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये सारे लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनका धंधा चौपट हो जाए, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि समाज के अंदर प्रेम प्यार शांति हो। तहसीलदार, एसपी, डीसी, एसडीएम, ये जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं, प्रशासन के अंदर बैठे हैं, इनको इन जो ये क्या कहते हैं भू माफिया, ड्रग कार्टेल और दूसरे लोगों से सेटिंग करने से फुर्सत नहीं है। ये देखते हैं कि कहां पर नई स्कीम आ रही है। अब आईएएस है,
वो विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, उनको सब मालूम होता है। अभी अभी खबर भी आई थी मध्य प्रदेश की, और इस पे मैं कितना पुराना बोला करता था कि भाई वो क्या करते हैं कि अभी ना सर सिस्टम प्लान कर रहा है कि यहां से रोड निकालेगा, यहां से सड़क निकालेगा, यहां फैक्ट्री लगेगी, यहां कोई पावर प्लांट लगेगा, और उसके लिए जमीन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले जाके वहां उन गांव के लोगों को बोल देंगे भाई तुम्हारी जमीन जो है ना वो मतलब दे दो। अब वहां जमीन का रेट 2 लाख है, 5 लाख में ले लो या 4 लाख में ले लो, मुंह मांगे रेट से ले लो। उसके बाद जैसे ही वो उस प्रस्ताव पास हो जाए वही जमीन करोड़ों में तो चलने अभी चल तो जाती है। खुलासा भी तो हुआ था। अब ये खुलासा हुआ ना, ये तो बात हम पिछले 10 साल से बोल ही रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है। तो इनको अपना पैसा कमाने से, 2 नंबर का धंधा करने से फुर्सत नहीं है। क्लर्कों के पास करोड़ों रुपया मिला, इंस्पेक्टर 200 करोड़ का मालिक मिला, मतलब कोई पटवारी जो है इतने लाख का, इतने करोड़ का मालिक मिला, ये सारी खबरें आ रही हैं। तो इसका मतलब है इनको भी आपकी जमीन की निशानदेही के अलावा, उसके पॉइंट करने के अलावा, उसको लोन में फंसाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये प्रशासन आपकी सहूलियत के लिए काम नहीं कर रहा। फिर आप चले जाओगे अस्पताल में, चले जाओ, डॉक्टर की बात कर लेते हैं, सरकारी और प्राइवेट है। सरकारी जितने डॉक्टर हैं सारे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले का दवाई कंपनियों के साथ में, एमआर के साथ में, टेस्टिंग कंपनियों के साथ में सेटिंग, और मतलब उनका कमीशन खोरी है। मतलब अल्ट्रासाउंड की कमीशन अलग लेते हैं, सीटी स्कैन की अलग, टेस्ट की रिपोर्ट की अलग, सबका अलग अलग लेते हैं। जो डॉक्टर 1 करोड़ रुपया फीस दे करके डॉक्टर बना है, जो करोड़ों रुपया खर्च करके अपना अस्पताल कर्जे पे लिया है, वो अपनी किस्तें भी पूरी नहीं कर पाएगा यदि उसने आए हुए मरीज को यह कह दिया कि तेरी जो बीमारी है ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, तू टाइम पे सोया कर, टाइम पे खाया कर, अच्छा खाना खाया कर और एक्सरसाइज किया कर, तू अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 90% बीमारियां केवल लाइफस्टाइल की वजह से हैं, बाकी क्रॉनिक चली जाती हैं जब वो लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता है। और वो ड्रग माफिया का एजेंट बन के केवल उनको दवाई देने का काम करता है, और दवाई देता रहता है, और पेट काटता रहे। पेट में दर्द हो जाए तो अपेंडिक्स के नाम पे ऑपरेशन करना ही करना है। आपका लड़का, मतलब आपके घर की महिला आ जाए, प्रेग्नेंट हो, तो उनको उसका जो प्रसव है वो पेट काट कर ही करना है। उनको हर चीज में ऑपरेशन दिखाई देता है, तो उसका खर्चा ही पूरा नहीं होगा। तो जब करोड़ों रुपया खर्च करके कोई डॉक्टर बनेगा या अस्पताल खोलेगा, तो उसका सर्वाइवल आपकी बीमारी और आपकी बर्बादी में ही संभव है। तो आप सोच कर देखिए, डॉक्टर आपकी सेहत के लिए काम नहीं कर रहा है, कभी करेगा भी नहीं अगर इस तरह का डॉक्टर उन्हें होगा। अपना तो बिजनेस चाहिए। अपना बिजनेस चाहिए। तो पंचायती हो गया, प्रशासनिक हो गया, मास्टर जी शिक्षा हो गया है। खेती में भी अगर आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स, खेत में ड्रोन से लेके ट्रैक्टर, पेट्रोल, डीजल, मोटर, मशीन, बिजली, अगर ये सब चीजें इस्तेमाल करोगे तो सबको पता चलेगा सारी की सारी टेक्नोलॉजी और ये मशीनें एक ही आदमी की है, रॉकफेलर की। तो रॉकफेलर की फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि खेत में बिना उसकी कंपनी के कोई और बीज पड़े। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि किसान के पास अपना बीज हो, किसान के पास अपनी खाद हो, किसान के पास अपना बिना पानी के खेती करने का और भरपूर पैदावार लेने का कोई हुनर हो। इसलिए वो इस तरह के प्रोपेगेंडे रचेगा कि एनिमल हस्बेंड्री के नाम पर जो एनडीआरआई जैसे संस्थान खोले हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के नाम पर जो दलालों के एजेंट वो बनाए हैं, अड्डे बनाए हैं, वो ऐसे ऐसे अड्डे बनाएगा और लोगों को भ्रमित करता रहेगा कि इस तरह से काम करना है। तो यहां हर सिस्टम का हर अंग जो है वो समाज को बर्बाद करके ही जी सकता है। यदि वो समाज बर्बाद करके ही जी सकता है तो समाज के लोगों को खुद आगे आकर के अपने समाज को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का जिम्मा लेना पड़ेगा। और इसीलिए फिर हम गांव में बताएंगे कि बताओ तुम्हारे लिए कौन करेगा, बाहर का कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, तुमको खुद करना पड़ेगा। तुमको करने के लिए समझ चाहिए, समझ के लिए समय चाहिए। जिसके पास समय हो वो 14, 15, 16 को आ जाओ, उसके बाद तुम्हारे गांव में समय देंगे। जो हमने गांव में काम किया है, लोगों से पूछा है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिए हैं, उनके ऊपर अपने अपने गांव में शुरू करेंगे। तो आज वार्ता शुरू करते हैं और अगले 3 साल में भी अगर गांव को समझ में आ जाता है तो आपको पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया की जो जरूरत है ये अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और हम इसका सहारा सिर्फ उन तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, इसके जरिए कोई बदलाव करने का हमें कोई उम्मीद नहीं है। बदलाव तो ग्राउंड पर रहकर बात करके और खुद से कुछ एक्शन लेकर ही होने वाला है। इसलिए हम लोग इस बात को लेकर चलेंगे। लोगों से आप कितनी उम्मीद करा कि जब अपनी फसल बेचने की बात आई तो उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक तक दे दी, तो फिर मतलब क्या उम्मीद उस समाज को उन लोगों का करा कि वो बदलाव कर पाएंगे समाज में। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां जो पंगा है ना, तो उस व्यक्ति को यह पता था कि बायोमेट्रिक देने से या आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो आपका ब्लॉकचेन है, वो सारी जानकारियां
कहीं रॉकफेलर के पास जा रही है, बिल गेट्स के पास जा रही है, और विदेश जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, ये भी उनको नहीं मालूम था। डेटा कलेक्शन क्या काम करता है ये भी उनको नहीं पता है। सेंसिटिव डेटा किसको कहते हैं ये भी नहीं पता है। इसका अल्टरनेट क्या है ये भी नहीं पता है। अगर वो ये ना करे तो क्या करे? सिस्टम तो आप उनकी फसल ले नहीं रहा है, तो बात है। तो अब वो ले नहीं रहा तो कहां लेके जाए? उनके पास तो स्टोरेज हाउस भी नहीं है, तो उसका सोल्यूशन उनको देना पड़ेगा। पहले वो समझने के लिए तैयार हैं, पर उनके पास जाकर कोई उनकी समस्या उनके तरीके से समझाने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को, जैसे हम जैसे लोगों को क्रांति जल्दी करने की जल्दी पड़ी है, वो जल्दी से जाएंगे, जल्दी से बताएंगे, और जल्दी से चाहते हैं कि ऐसे टिक से समाधान हो जाए। ऐसे थोड़ी होते हैं समाधान भाई। उस आदमी को मालूम ही कुछ नहीं है बेचारे को। जिस दिन उसको पता चल गया और जिस दिन उसे समझ आ गया, अभी आप देखो वही व्यक्ति जो मंडी में बायोमेट्रिक दे रहा है अपनी फसल बेचने के लिए, वही व्यक्ति अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को स्कूल में एचपीवी वैक्सीन नहीं लगने दे रहा है। वही व्यक्ति अपने छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। वही व्यक्ति कोरोना की तीसरी डोज लगाने के लिए तैयार नहीं है। वही व्यक्ति चनौत में जाकर के धरने के ऊपर लोगों का समर्थन कर रहा है। वो व्यक्ति जब उसे पता चल जाए कि ये चीज सही है और ये गलत है, तो वो सही ही करना चाहता है, तो उसको बताने वाला कोई नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम का। हमारे पास क्रांतिकारियों की, बोलने वालों की, समझाने वालों की, उनके साथ समय बिताने वालों की थोड़ी कमी है। तो जिनके पास ऐसा समय हो वो आए और तरीके से उन लोगों को समझाने का काम करें, तो डेफिनेटली वो समझेगा भी और इस सिस्टम को उखाड़ फेंकेगा भी और अपना नया सिस्टम बना भी लेगा। ये तय है। इसके अल्टरनेट एक उम्मीद की बात करें तो जिस तरह आप पिछले लंबे समय से, पिछले 5-6 सालों से बता रहे हो कि भाई बैंकों में क्राइसिस आएगा या फिर करेंसी क्राइसिस बहुत तगड़ा होगा, बार बार आप वेनेजुएला का उदाहरण भी दिए हो गांव जाके ने, तो कहीं ना कहीं में बातें सच होती भी नजर आने लग रही हैं कि लोग देख रहे हैं कि बैंकों में कैश नहीं है, कैश खत्म कर दिया, या फिर वो पेमेंट अगर कर रहे हैं तो उसकी मतलब पूरी नजर बनाई जा रही है कि किसके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन आने लग रही है, कहाँ से ट्रांजैक्शन आने लग रही है, और कौन किस पेमेंट को किस यूज में यूज कर रहा है। होटल में वो कितना यूज कर रहा है, रेस्टोरेंट पे कितना यूज कर रहा है, गाड़ी में कितना, फ्यूल पे कितना, कपड़ों पे कितना, तो ये पूरा डाटा उनका रिकॉर्ड किया जाने लग रहा है और धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं इस कंसेप्ट को। लेकिन बात वही आ गई कि भाई अल्टरनेट लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर कैश बंद हो गया या फिर ट्रांजैक्शन बंद होगी तो अल्टरनेट क्या हो रास्ता। और लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि एक भी व्यक्ति को मैंने आज तक रुपया खाते हुए नहीं देखा, एक भी व्यक्ति को डिजिट पहनते हुए नहीं देखा। उनको कपड़ा चाहिए, उनको कपास चाहिए, उनको दूध चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल चाहिए, उनको अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई चाहिए, उनको हेल्थ हो जाए तो ये बीमारियों का इलाज चाहिए। मतलब उनको रुपया नहीं चाहिए, रुपए के बदले में मिलने वाले संसाधन चाहिए। हाँ। यानी वो संसाधन ही असली धन है। संसाधन वो हम अपने काम को करने के ये जो हमारा जो ये साधन इस्तेमाल करते हैं, धन को संसाधन के साथ में किस तरह से कंपेयर करते हैं, कितना समझते हैं, और रुपए को क्या समझते हैं, रुपए के नोट को क्या समझते हैं, डिजिट को क्या समझते हैं, धन की परिभाषा समझ में आती है कि नहीं आती है, इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि पिछले कुछ सालों से उन लोगों ने कभी देखा नहीं है अलग एंगल से बात करते हुए किसी को, तो उनके लिए समझ आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं कुछ टाइम से देख रहा हूं कि वही लोग जो पहले मुझे कहते थे कि तुम पागल हो, तुम रुपए को नकली बताते हो, मैं उनको अब बोलता हूं तुम बैंक में जाकर 10 रुपए का नोट देकर 10 रुपए तो मांग कर देखो, क्योंकि उसके ऊपर नोट पे लिखा हुआ है कि प्रॉमिस, ये मैं 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यदि बैंक ये कह दे कि मैं अब हमारे पास ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं, तो वो नोट क्या है ये पूछने का अधिकार तो है ना। जिस दिन वो डिजिट और नोट पूछने का अधिकार आ गया, उस दिन हमें पता चलेगा कि यार ये नोट हमें मिला था, उसके बदले में हमें अनाज मिला था, हमने अनाज दिया था, दूध दिया था, डंगर बेचे थे, जमीन बेची थी, इतनी सारी चीजें बेची थी, लेकिन इसके बदले में क्या मिल रहा है वो तो नहीं पता। अभी तो आपके बदले में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यकीन के भरोसे पर, यानी यकीन के दम पर वो चल रहा है। और ये यकीन तो नकली नोट पर भी हो जाता है। आपने शायद नहीं किया होगा, लेकिन मैंने तो अपने बचपन में किया है, जो सुन रहे हैं उन्होंने भी किया होगा।
मैंने एक बार बचपन में ये चूरण वाले नोट होते हैं ना, उनका साइज बिल्कुल वही 10 रुपए के जैसा ही होता था और शक्ल भी। तो रात को अंधेरे में दिए की रोशनी, जैसे लाइट भागी फटाफट दुकान पे जाओ 10 रुपए का सामान ले, वो नकली नोट उस 2-3 नोटों के बीच में घुसा के दे दिया, तो 20 रुपए में 30 रुपए का सामान ले लिया। वो एक नोट नकली था, या कई जगह एक ही नोट नकली चला दिया। अब वो विश्वास उस व्यक्ति को हम पर था कि ये बंदा ठीक परिवार का आदमी है, ये धोखा नहीं करता है। यदि उसे पता होता, मेरी जगह अगर कोई चोर आदमी वहां चला जाता तो उस पर यकीन ना होता, तो वो 10 के नोट को देखता कि असली है कि नकली है। परंतु वो भरोसा था, तो वो नकली नोट असली के बराबर चल गया। इसी तरह से ये लोग केवल भरोसे के दम पर नकली नोट चला रहे हैं और उसके बदले में सामान ले रहे हैं। जिस दिन पता चल गया इस नोट के बदले में बैंकों ने कुछ भी देना बंद कर दिया और ये नोट कुछ है ही नहीं है और ये डिजिट कुछ है ही नहीं है, उस दिन लोग असली धन मांगना चालू कर देंगे। जैसे मैं अभी कल ही की बात है, कल मुझे पूनम बोल रही थी मेरी वाइफ कि जब आप आज से 8-10 साल पहले लोगों को कहते थे ना कि पैसे मत दो, तुम इधर इस खाते में इसके करा दो, इसके करा दो, मेरा उनसे सामान लिया हुआ है उसी को करा दो, तो मुझे ना भला समझ नहीं आती थी ये बात कि पैसे क्यों नहीं ले रहा है इनसे। ये पैसे ले ना, अपना काम किया है किसी का, हमने काउंसलिंग करी है, तो मैं पैसे नहीं ले रहा हूं तो किसी को देने के लिए ले रहा हूं, मतलब सीधा सीधा देने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले घर पे रखूंगा फिर उसको खर्च करूंगा ना, मैं खर्च पहले कर रहा हूं। चीजें मुझे जरूरत है, मैंने विश्वास बनाया हुआ है, उस विश्वास के दम पर उनको मालूम है कि हमें वापस कुछ ना कुछ दे देगा। मैंने ये भी कहा है, जरूरी नहीं मैं पैसे दूं पर इतनी कीमत की चीज दे दूंगा तुमको, मैंने ये भी कह करके। तो वो भरोसे बनाने की वजह से अब मैं जब उनको जो मुझे देना है वो मैं किसी ना किसी धन के रूप में ही देता हूं, और वो इतना गजब का मेरा सर्कल बन गया कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। अब पूनम बोलती है कि मुझे पहले नहीं लगता था कि भाई, पहले ऐसा लगता था कि क्यों ऐसा करते हो, लेकिन अब समझ आया कि ये तो बहुत यही असली जो है हमारा विनिमय का जो तरीका था। और ये जो साधन है खाली, जो ये रुपए के नोट है, ये केवल विश्वास के दम पर चल रहे हैं, ये धन धुन इसके पीछे कुछ है नहीं है। जो कर्जा है वो सारा फर्जी है, ये तो मान ही लिया सबने। तो इस तरह से सबको कर्ज मुक्त करने की जब हम बात करेंगे और सबकी जमीनें बचाने की जब हम बात करेंगे, भारतीयता को बचाने की बात करेंगे, खेत को, भाईचारे को, परिवार को, समाज को, गांव को बचाने की जब हम बात करेंगे, तो रुपए का मसला भी इसमें आएगा। और जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग समझ रहे हैं कि ये सारा फर्जीवाड़ा है, बैंकिंग एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जो आप बता रहे हो कि भाई वस्तु विनिमय जो है वो प्रणाली अपना लेनी चाहिए, इसका मैंने खुद ने भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल उदाहरण देखा है। जिस तरह आप लेन देन करो, मेरा लेन देन भी तकरीबन उसा ही रहा है। मान के चलो कि मेरे पास कोई 30,000 रुपए आ गए या 50,000 आ गए या 1 लाख आ गए, तो वो मैंने उन सब को पहले एडवांस पेमेंट कर दी जिनकी आगे भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। जैसे मेरा गाड़ी का मैकेनिक है, उसको मैंने एडवांस पेमेंट कर दी 3 सर्विस की। मेरे पास ही पेमेंट थी, मैंने उसको एडवांस दे दिया। अब भैया ये तू एडवांस रख ले, और जब भी मैं सर्विस करवाऊं तो इनमें जितना खर्च होता रहा वो मेरा तू करता रही। और जब भी मैंने मतलब आगे चल के ना भविष्य में जब भी जरूरत पड़ी, भाई एक टाइम ऐसा आया कि गाड़ी ने सर्विस की जरूरत है, मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो उसमें विश्वास बन गया। वो जब एडवांस देके गया था तो वो अपने आप वो घर से गाड़ी लेके गया, सर्विस करके वापस ले गया। ऐसे की जरूरत नहीं। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री जीवन भी अपन दे। एग्जैक्टली, उसमें भड़क रहने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विश्वास है अपने पास। और एक चीज और नोटिस, ये स्ट्रेस फ्री, जैसे घर के जो मेन खर्चे हैं वो 3-4 खर्चे हैं। जिस तरह रसोई का खर्च है, गाड़ी का खर्च है, स्कूल की पढ़ाई है, फीस है, कपड़े हैं, जूते हैं, ये जो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर इनमें अपन विश्वास बना लिया तो वस्तु विनिमय प्रणाली अगर अपन चला ली तो फिर जिंदगी में चिंता, भड़क, स्ट्रेस कुछ भी नहीं ना। अब इसको कैसे समझेंगे आप? अब मैं, क्योंकि जब ये आने वाले समय की जरूरत है कि आप लोगों को इस तरह नॉलेज हो जाएगा जब, तो पता चलेगा कि हमारा जो दिमाग है वो कुछ भी नया, कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव केवल तब कर सकता है जब हमारी सांसें धीमी हो, जब हम रिलैक्स हो, जब हम एकदम मतलब सब कुछ चीजों से फ्री हो। ठीक है, ये केवल तब कर पाते हैं। अब इसको मैंने देखा कि जब व्यक्ति को सर्वाइवल मोड पे रहना हो, सवेरे उठते ही भागना, आना, पैसे इकट्ठे करना, ईएमआई इसके लिए देना, इसके लिए देना, इसके लिए देना, खर्चे इकट्ठे कर, ये कर रहा है जब, तो वो सर्वाइवल मोड में है, वो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में है, तो वो कुछ भी नया नहीं बना पाएगा। वो गुलामी करेगा, बीमार होगा, स्ट्रेस आएगा,
डिप्रेशन में जाएगा, परिवार टूटेगा और जितने भी उसके अंदर नेगेटिविटी है उसकी पूरे जीवन का साइकिल पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ये है प्रोसेस, ये है इसका खेल जो इस तरह से काम करने का। हाँ। परंतु जैसे ही आप फ्री हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, खुश रहना चालू करोगे, तब आपको नया क्रिएटिविटी आएगी कि आपको करना क्या चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, खड़े होंगे, आप बोलेंगे। जो कुछ लोग कहते हैं डरते नहीं हो आप, भाई डरते हैं तो भी बोल रहे हैं, नहीं डरते हैं तो भी बोलना पड़ेगा। यदि आपको गलत और सही का पता है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। पर आपके पास गलत और सही जांचने का समय ही ना हो, समझ ही ना हो, मोड में, उसी मोड में ना बैठे हो, तो आप वो स्ट्रेस फ्री जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने हमारे जीवन को इस तरह से मतलब मॉडिफाई किया, इस तरह से डिजाइन किया कि ये लोग 24 घंटे दौड़ में लग जाएं, रैट रेस में, और कभी भी अपनी असलियत को ना पहचान पाएं कि इंसानी जीवन किस लिए मिला है। क्या हमने किसी की नौकरी के लिए ही जन्म लिया है? क्या हम ये कागज के नोट इकट्ठे करने के लिए बने हैं जो किसी और ने बनाए हैं? क्या इतने सब चीजों की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है? और जरूरत है तो अब ऐसा क्या हुआ कि सबने इकट्ठा करके देख लिया तो सब कर्जदार हो गए, सब बीमार हो गए, अपराध ही अपराध, नशा ही नशा, परिवार भी टूट रहे हैं, गांव भी खराब हो रहे हैं, सारा कुछ। तो अब क्या इतना सब करके देख लिया ना, तो एक बार ठहर करके बैठ करके चर्चा करके देख लेते हैं। लोगों को तो इतना भी समझ नहीं है कि ये जो ट्यूबलाइट्स आपके घरों में सफेद रंग की जल रही हैं, ये भी उनके ब्रेन को ब्लॉक कर रही है नया कुछ सीखने से। सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट पे जो सफेद लाइटें हैं, जो मोबाइल की जो एलईडी के अंदर लाइट है, जो आपके टीवी स्क्रीन पे एलईडी की जो लाइट है, जो आपके लैपटॉप पे, आपके टैबलेट पे, आपके जो गाड़ियों के हेडलाइट्स में, आपकी गाड़ी के अंदर वाली जो लाइट है, वो सारी की सारी उन्होंने ब्लू लाइट वाली व्हाइट लाइट डाल दी है। तो उसके अंदर आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करने का, मेलाटोनिन को कम बनाने का, आपकी नींद को, साइकिल को खराब करने का, बॉडी साइकिल खराब करने का पूरा सिस्टम डाल दिया है। तो इस तरह से हमें समझ आएगा जिस दिन, उस दिन हमें समझ में, उस दिन लगेगा कि भाई इन सब चीजों से मुक्ति के लिए तो आपको स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी। जैसे अभी आप बैठे हुए हो, सामने जो लाइट है ये आपको परेशान कर रही है, आंखों में चुभ रही है, सारा कुछ है। अब आप मेरे आंखों में देखो, स्ट्रेस बिल्कुल बिल्कुल शून्य है, और इसको लगाते ही आप इसको देखोगे, ब्लू लाइट फिल्टर का ये चश्मा है, इसको देखोगे ना, जैसे ही एकदम आंखें एकदम रिलैक्स हो जाएंगी कि ओहो, ये मतलब एक्चुअली जो मतलब कितना स्ट्रेस पड़ रहा था, कितना वजन पड़ रहा था, और वो स्ट्रेस एकदम खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो आपका नींद का साइकिल इसी वजह से गड़बड़ाता है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा की है, और इसलिए हार्मोन्स की गड़बड़ है। और पाइनियल ग्लैंड जो है वो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करती है, और इनका सारा अटैक पाइनियल ग्लैंड पे है। तो इतना समझना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई एक एक चीज कोई अगर हमें दे रहा है, कोई फ्री में दे रहा है, तो उसका क्या मोल चुकाना पड़ेगा। आज हमें चुकाना ही पड़ रहा है, तो हमारी अगली पीढ़ियों को क्या चुकाना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं उसका इंपैक्ट अगले 50 साल में क्या होने वाला है, जो वो कर रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। इन सब चीजों पे फोकस करके जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली गांव के लोग, समाज के लोग, देश के लोग समझेंगे और अपने लिए अपनी जरूरत की उस व्यवस्था को बनाएंगे। इतना खुल के, इतना बेबाकी से आप बोल पा रहे हो इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, या फिर बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, आशा वर्कर, डॉक्टर, किसी को तो नहीं छोड़ा आपने, सबके खिलाफ बेबाकी से बोल रहे हो, सबकी धज्जियां आपने उड़ा दी हैं। तो कोई भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? लोगों में ये बड़ा सवाल है कि भाई अगर कोई मतलब एक बार भी किसी एक आंदोलन में, किसी एक धरने पर भी अगर कोई एक व्यक्ति एक टिप्पणी भी गलत कर दे तो उसको भी पुलिस वहां से उठा ले जावा है, या फिर उसके खिलाफ भी बहुत बार कार्रवाई कर दी जावा है। लेकिन आप इतना धड़ाले से इनकी धज्जियां उड़ा रहे हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही आपके ऊपर। इसके 2-3 कारण है। इसका पहला कारण तो यह है कि मेरे खिलाफ इनको कोई दस्तावेज नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ये फंसाएंगे तो किसी न किसी दस्तावेज के आधार पर फंसाएंगे। ठीक है, अब मैं किसी को अडानी का पालतू कुत्ता कहता हूं, मैं तो उसका नाम नहीं लेता हूं, लोग समझ जाते हैं कि उसका अडानी का पालतू कुत्ता कौन है। मैं किसी को तड़ीपार कह रहा हूं, मैंने तो नाम नहीं दिया, कोई दस्तावेज है नहीं मेरे खिलाफ, कोर्ट में कैसे जाओगे? मैंने कहा तड़ीपार ऐसे बोला, तो तड़ीपार ऐसे बोला। अब एक ही तड़ीपार थोड़ी है इस देश के अंदर,
एक ही अडानी ने पालतू कुत्ता थोड़ी पाला होगा, अडानी के तो बहुत सारे कुत्ते होंगे। ठीक है, उद्योगपतियों को पालतू कुत्ता बोलूंगा वो समझ जाते हैं कि ये उद्योगपतियों का पालतू कुत्ता है। जब मैं डॉक्टर कॉम के बारे में बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कॉम मेरे खिलाफ मुकदमा करे। जैसे मानहानि का मुकदमा कर दिया था लाला हरामदेव के ऊपर, जब वो इस एड्स इसके बारे में बता रहा था, कोरोना वाले मसले पर दवाई बता रहा था। ठीक है, अब मेरे खिलाफ करो ना। आईएमए ने मेरे खिलाफ भी मोर्चा खोला था जब मैं इसको कोरोना को और वैक्सीन को फेक बता रहा था। अपना एक चैनल है, पंडित जी हैं उसके हेड, आई डोंट रिमेम्बर उस चैनल का नाम नहीं याद मुझे। बकायदा पूरा कैंपेन चलाया, आईएमए के 3-4 डॉक्टरों को बिठाया और मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या डॉक्टरी की, तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है। मैंने कहा मेरे पास तो, मैं नेचुरोपैथ हूँ और मैंने आयुर्वेद भी सीखा है। मेरे पास नेचुरोपैथ की तो डिग्री डिप्लोमा भी है, लेकिन आयुर्वेद का डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन सीखा हुआ है। और सीखे हुए आदमी को तुम कॉमन सेंस का तो जवाब दे दो कम से कम, कि भाई टिकरी बॉर्डर से 100 मीटर आगे लाशें कैसे पड़ी हैं और इधर एक भी आदमी क्यों नहीं मर रहा है। मुझे बताओ, सिंगू बॉर्डर से उधर आदमी मर रहे हैं और इधर क्यों नहीं मर रहे हैं। ये कॉमन सेंस कौन बताएगा। धूप, वो बोले वो तो धूप में रहते हैं किसान, तो तुम लोगों को बताओ ना कि धूप में रहो तो तुम भी ठीक रहोगे। मैं उस आईएमए के डॉक्टर को कह रहा हूं और वो उसका दिमाग बनना आ गया कि अरे क्या तुमने खुद कहा उन्हें तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत है। कैसे उनकी इम्यूनिटी मजबूत, वो तो धूप में रहते हैं, वो तो खेत में काम करते हैं इसलिए मजबूत है। तो गधो तुम भी बताओ ना कि खेत में काम करो और तुम, इससे तुम्हारी भी इम्यूनिटी मजबूत होगी। तुम उनको एसी के अंदर क्यों रखे हुए हो पूरी की पूरी पीढ़ी को, और तुम क्यों उसको हवा पानी से दूर रखे हुए हो। इस तरह से जो कॉमन सेंस पे वो बात नहीं कर पाते। अभी मैं टीचर्स के खिलाफ बोल रहा हूं कि ये हरामी लोगों को, बच्चों को मार रहे हैं, ये स्कूल में कचरा खिला रहे हैं, ये स्कूल में पैकेट वाला खाना खिला रहे हैं, मिड डे मील के नाम पर गंद पेल रहे हैं, बच्चों को टैबलेट खिला रहे हैं बिना जाने, ये उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं बिना जाने, ये जनगणना में लगे पड़े अपना काम छोड़ के बकवास करते हैं और अपना इस्तीफा नहीं दे सकते, अपना लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये गुरु का काम था समाज को सही दिशा देने का और वो नौकर बन के रह गया। मैं चाह रहा हूं कि कोई मास्टर बोले मेरे खिलाफ, कोई संगठन बोले मेरे खिलाफ, मैं देश को पता चले कि क्या इशू क्या है। मैं पूछूंगा उनसे सवाल सामने से और मुझे गलत साबित करेंगे, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगू और जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा मैं। क्या दिक्कत है, अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे बताओ वो लोग कि क्या गलत है उसके अंदर। परंतु वो अगर नौकर बनकर रह गए तो क्या दिक्कत है। अगली बात, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। मेरे थाने में, मेरा लोकल थाना है, वो थानेदार मेरा जानकार था, तो इसलिए मुझे उसने सारा कुछ बताया कि रॉ से, इधर एनएसए से, होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वो पहने हुए 3 बड़ी बड़ी काली काली गाड़ियां आती हैं और वो कहती हैं इसके खिलाफ दस्तावेज दिखाओ। कोई कंप्लेंट नहीं है थाने में बुलाना, कोई पुरानी पेंडिंग पड़ी हो किसी ने इसके खिलाफ करी हो, वो ऐसी ही पड़ी हो, कोई नहीं है। और तो करता क्या है ये, बोला हमको नहीं मालूम है, किसी से पैसे का लेन देन नहीं है मेरा, कोई लेन देन नहीं है, कोई रिटर्न लेन देन नहीं। मैंने आज तक अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया। 2014 में सरकार बनते ही लेन देन बंद कर दिया सबसे। लेन देन बिल्कुल शून्य है। तो मैंने आपसे कभी पैसा नहीं मांगा, मैंने आपको कभी दिया नहीं। मेरे से कोई मांगने आ जाए मेरे बस नहीं है, मैं अपना परखते ही नहीं है, मैं अपने पास पैसा मेरे से मांगने कोई फायदा नहीं। लेकिन आपका लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है, तो मैं काम करता हूँ ना, लग्जरी चीजें यूज मैं काम करता हूँ भाई, उसका काम, उसके लिए काम करता हूँ। मैं कोई पब्लिक से डोनेशन वाले पैसे से थोड़ी खर्च अपना लग्जरी लाइफ जीता हूँ। मैं अपनी मेहनत करता हूँ। आप मेरी एक अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपए है। जिस टाइम मोर्चा शुरू किया 1.25 लाख रुपए थी उस टाइम पे। और मैं जब उस टाइम पे भी मेरे 2 साल वेटिंग रहती थी जब मैंने इसको काम किया था। तो मैं अपनी मर्जी से एक अपॉइंटमेंट में मैं 2 घंटे बोलने का, प्राइवेट स्कूलों में जब मैं जाता था सेमिनार देने के लिए, पुराने सेमिनार पढ़े होंगे, एक सेमिनार का फीस 3.5 लाख रुपया था। 2 घंटे बोलने की फीस लेता था मैं 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया में क्या खर्च, मतलब क्या खर्च कर लूंगा मैं लग्जरी लाइफ लेने में, मुझे क्या दिक्कत है। अगर मैं महीने में 2 सेमिनार करता हूं तो 7 लाख रुपया आ रहा है ना मेरे पास, तो 7 लाख रुपए में मैं लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। मैं 50 लाख की गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, 45,000 रुपए तो बनती है खाली। मैं चंडीगढ़ जैसे शहर में नहीं रह सकता, मैं अब उसमें 1 लाख रुपए का तेल नहीं फूक सकता, मैं अपने लिए महंगे मोबाइल नहीं ले सकता। क्या एक काउंसलिंग करूं एक मोबाइल आ जाता है 2 लाख रुपए वाला, क्या दिक्कत है। आई डोंट केयर अबाउट दिस कि वो जो गंदगी मचाते हैं लोग बाग, परंतु बात ये है कि मैं काम करता हूं, उसके बदले में मेरे को जो सामान मुझे जहां से लेना होता है, मैंने सामान पहले से लिया होता है, मैं उन्हीं से पैसे उनके खाते में कराता हूं, मैं अपना कुछ यूज करता नहीं हूं। तो सिस्टम को मेरे खिलाफ कुछ मिला नहीं, फिर मैं लोगों को जगा रहा हूं, रॉकफेलर के खिलाफ जगा रहा हूं, रॉथस्चाइल्ड के बारे में बता रहा हूं, बैंकिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। जो बताया है, जो लिखा है, जो
बोला है उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं, रिटर्न जवाब दो, रिटर्न मांगा है रिटर्न दे दो, रिटर्न जवाब नहीं दे रहे हैं। सिस्टम बोल नहीं रहा है कि अगर इसको छेड़ दिया, कोरोना वाले केस में अंदर किया था, पूरा देश जाग गया था। अभी करो बैंकिंग वाले केस में, बिना कंप्लेंट के, बिना लिखित में दर्ज करवाए मुझे दाखिल किया, सॉरी पकड़ के ले गए, उठाया, पूरा दिन पीटा, हमारे 5 साथी और थे मेरे साथ में, उन सबको पीट कर और छोड़ दिया, सिर्फ ये कह करके कि तुमको ज्यादा हीरो नहीं बनना है, तुमको आज लीडर बनाएंगे, तुम्हारा ये करेंगे, लीडर ही निकालेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे। फिर सबसे ज्यादा अगर वो उनको खतरा होता है तो इस बात से होता है कि आदमी की औकात चेक करो, इसकी औकात से ज्यादा का इसको ऑफर दे देंगे। मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन 0 मिलती है, 0 आदमी को मल्टीप्लाई करो 100 गुना 2 1000 गुना 0 ही मिलता है। तो वो नहीं मिल रहा है इनको रास्ता कोई, कि कोई कंपनी मेरे नाम पर नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन मेरे नाम पर नहीं है, कोई इनकम टैक्स का कोई घपला मेरे नाम पर नहीं है, ईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनकम टैक्स वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। किसी कोई लड़की की कंप्लेंट मेरे खिलाफ नहीं है, मैं किसी से डील ही नहीं करता, मैं पब्लिक के अलावा कहीं नहीं जाता, किसी के घर नहीं जाता, पब्लिक में होता हूं सिर्फ या अपने घर होता हूं, तो मैं कुछ करता नहीं हूं ऐसा, ठीक है। बीड़ी तक मैं पीता नहीं हूं, तो मेरे ड्रग्स के वालों के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है, फोन पर मैं किसी से बात नहीं करता हूं कि मुंह से कुछ गलत निकल जाए, तो फोन पर मैं किसी से बात ही नहीं करता हूं, कोई कंप्लेंट करने लायक कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छा, राजनीति मैंने करनी नहीं है, चुनाव मैंने लड़ना नहीं है, तो उनके लिए मैं खतरा भी नहीं हूं कि भाई यार ये तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा है तो करेगा क्या। अच्छा, मेरा विजन इतना बड़ा है जो 1000 साल से पहले पूरा होना नहीं, मान लो है, मैंने विजन अगले 15 साल में पूरा होना नहीं, इनकी सरकार 5 साल की है, ये तो 5 साल में जो खतरा दिखता है उसको तो ये टारगेट करते हैं, जो 15 साल में टारगेट होने वो इनको खतरा नहीं दिखाई देता। तो जो खतरा दिखाई नहीं दे रहा उनको लग रहा है चुनाव इसने लड़ना नहीं, पार्टी इसकी है नहीं, करेगा कौन। आके सीआईडी वाले आते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, देखते हैं 100-200 लोग थे, उनको ये नहीं पता है कि रोज नए लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 100-200 लोग थे, 100-200 लोगों के सामने 3 दिन बोल के चला गया। 3 दिन के बाद उन लोगों से पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, वो सीआईडी वाले बोलते हैं हमें तो समझ नहीं आया 3 दिन में ये क्या करना चाहता है। वो जो अपने साथी होते हैं वो भी कहते हैं हमें भी समझ नहीं आया करना क्या चाहता है। तो क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि भैया हम तो ना जल जंगल जमीन जानवर का अधिकार अपना लेंगे, और कैसे लेंगे उनको भी नहीं पता, वो हमको मालूम है, लेकिन जब तक वैसे लोग नहीं आते तब तक हम उनको बता रहे हैं कि हम ये लेना चाहते हैं, हम रोटी बेटी माटी की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे वो हमको मालूम है, लेकिन कैसे, जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक चिल्लाते रह रहे हैं। वो कह रहे हैं खेत खेड़ा खाप की आधारित व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, यहां से पूंजीवाद का खात्मा करना है। हमें मालूम है कैसे करना है, हमको पता है गांव में कैसा आदमी चाहिए, एक आदमी चाहिए ये वाला काम करने वाला, एक आदमी चाहिए ये वाला काम करने वाला। जैसे अपनी टैलेंट है कि हम किसी भी बच्चे का टैलेंट 3 साल की उम्र में बता सकते हैं, तो अब हमें पता है कि इस वाले काम को इस टाइप का आदमी बढ़िया से कर सकता है। वो आदमी जिस दिन मिल जाएगा हम समझ जाएंगे इस गांव में तो ये हल हो गया, फिर इस गांव में भी ये हल हो गया, और इस तरह से हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई तुमको भी अगर यही काम करने हैं तो तुम एक बार जुड़ करके पहले समझो, पहले समस्या को समझो, समस्या के कारणों को समझो, समाधान तुम नहीं करना है। तो मैं कहता ही नहीं कि मैंने कुछ करना है, मैंने जब कुछ करना नहीं, मैंने पैसे लेने नहीं, मैंने दुकान चलानी नहीं, मैंने चुनाव लड़ना नहीं, मुझे कोई पद चाहिए नहीं, मुझे कोई संगठन बनाना नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं कुछ करूंगा नहीं, तुमको ही करना है, तुम्हारा गांव है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा इसका किस बेस पे वो मेरे को क्या रोकेंगे वो मुझे। तो फिर आपकी क्रांति तो सिर्फ सोशल मीडिया वीडियो तक सीमित रहेगी, लग रहा है आपको। एचपीवी वैक्सीन में देखो 99.99 लोगों ने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाया, और जनता सरकार मोर्चा के अलावा एक संगठन दिखा दो जिसने एचपीवी वैक्सीन पर कोई मूवमेंट चलाई हो, या पिछले 4 साल में उसको लगातार बोले हो। हमने तो इतना ही कहा था भाई मत लगवाना, लोगों ने सुन लिया, सोशल मीडिया पर निकले भाई। अगर आप कह रहे हो ये सोशल मीडिया की कैंपेन है, अगर इतना बदलाव हो रहा है, लोग अपने आप जाकर के बैंक वालों को, रिकवरी वालों के लिए लठ घर में रख ली लोगों ने, ठीक है, गाड़ी रास्ते में रुकवाने की किसी की हिम्मत नहीं, कोई बैंक वाले को बोल दो ये जनता सरकार मोर्चा वालों का घर है, वहां कोई घुसता नहीं, ऊपर हेड ऑफिस में बैंक वालों की वैसे हवा टाइट हुई पड़ी है, वित्त मंत्रालय वालों को जवाब नहीं आ रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से जाकर के बोलो, आप जाकर के बोलो कि देवेंद्र बला रहा है से बोला, ओ भाई मेरे को उसकी बात का जवाब नहीं देना, वो फंस जाता है, उसको मालूम है कि वो जवाब नहीं देगा, वो हमारे मुद्दों पर बोल के दिखा दे, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इस लेवल पर बोल के दिखा दे, किसी कोई जवाब दे दे, कोई आ जाए, मैं इन्वाइट करता हूं कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति पॉडकास्ट में मेरे साथ आ जाए मेरे चैनल पे और मेरे सवालों के जवाब दे दे।
ये थोड़ी क्रांति है कि जो लोग इतना जाग रहे हैं, खुद से बता रहे हैं और उनको पता है कि यार इसकी बात का असर लोगों पर हो रहा है। वो असर इतना धीमा है, वो ये ऐसे असर हो रहा है जैसे हमारे घर में जो बच्चा है हमारा, वो बड़ा हो रहा है पर माँ बाप को एहसास नहीं होता है कि वो बड़ा हो रहा है। इसी तरह से मोर्चा बड़ा हो रहा है, इसी तरह से क्रांति हो रही है, इसी तरह से लोग जाग रहे हैं, इसी तरह से लोग अपने आप सवाल करना सीख रहे हैं। वही मेरा मकसद है कि मेरे ऊपर निर्भर ना रहे, वो मोर्चे के ऊपर निर्भर ना रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। उनको चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी लिखो तो सही, एक बार देखो तो सही क्या देता है जवाब। अरे तुम तकलीफ में हो यार, लिख कर तो दो एक बारी तुम सिस्टम को, मेल तो करो कि मुझे तकलीफ है, देखो तो सही क्या असर होता है। नहीं होता तो फंसेंगे ना सिस्टम वाले। तो इस तरह से हम धीरे 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 लोगों तक इस बात को लेकर जाने में कामयाब हो रहे हैं कि समस्या आपकी है, गांव आपका है, बर्बादी आपकी है, इसको ठीक आपने ही करना है। पहले समझ लो इसको गलत कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और ठीक कैसे करना है, और फिर करने के रास्ते के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसे लोगों को इकट्ठा कर ही रहे हैं हम लोग। वहां से लोग बुलाते रहिए। अब मान लीजिए आपके गांव में कुछ काम करना है, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मोर्चे में इतने सारे लोग हैं, उनको बुला लो अपने गांव में, क्या दिक्कत है उस बात को चर्चा करने के लिए। कोई ये थोड़ी है कि एक ही आदमी के पास सारे समाधान है। हम ये कहते हैं कि 100 लोगों के पास समस्या का, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के पास 100 का 100 समाधान हो, लेकिन 100 लोगों के पास अगर 1% समाधान हो तो पूरी समस्या हल की जा सकती है। जी बिल्कुल। ये समस्या चूंकि समाज की है, इसलिए हल भी समाज को करना पड़ेगा। और सबकी समस्या है, समाधान सबको चाहिए, बच्चे सबके हैं, रोजगार सबको चाहिए, खुशी जीवन सबको चाहिए, धन धान्य सबको चाहिए, समृद्धि सबको चाहिए, तो सबको करना पड़ेगा जी। और सबको करने के लिए सब तक पहुंचना पड़ेगा। और सब तक पहुंचने के लिए जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं होंगे, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। हर गांव में कम से कम 20 लोग चाहिए जो पूरे गांव के अंदर हर घर तक जाकर पूरी बात को समझाने के लिए तैयार होते हो और इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबने, आप आए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जी जय जोहार शुक्रिया। का नारा है, भारत भारत देश देश हमारा।